नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 12 जनवरी 1985 से हुई है। ये दिन जो है भारत के युवाओं और नौजवानों को समर्पित है जो कि देश को बेहतर और स्वस्थ बना सकते हैं। एज दे से द यूथ इज द होप फॉर फ्यूचर। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? ये दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 4 जुलाई 1902 को हो गई थी। हालांकि उनका लाइफ स्पैन जो है बहुत छोटा रहा है, लेकिन उन्होंने जो अचीवमेंट हासिल की है वो अनकम्पेरेबल है, राइट। तो उनके बर्थ एनिवर्सरी को चुना गया नेशनल यूथ डे मनाने के लिए, ताकि जो युवाएं हैं, जो यूथ है, वो उनके मार्गदर्शन पर चल सके, उनसे इंस्पायर हो सके, उनके थॉट से, उनके आइडियल से। वो एक यूथ लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, ग्रेट फिलोसफर थे। आज हम लोग जानेंगे कि पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा। देखिए, पंजाब जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंज और आब। पंज मतलब होता है 5 और आब का मतलब होता है पानी, यानी कि नदी। 5 नदियों का क्षेत्र को ही बोला जाता है पंजाब। आपने दोआब का क्षेत्र सुना होगा, 2 नदियों वाला क्षेत्र, 2 आब। उसी तरीके से पंजाब 5 नदियों वाला क्षेत्र। तो पंजाब में 5 नदियाँ हुआ करती थी और वो 5 नदियाँ कौन कौन थी? एक था झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज और रावी। ठीक है, इसको एक ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो, रविशंकर की जेसीबी। तो देखो, प्रेजेंट में इंडिया का पंजाब स्टेट में 2 नदियां बहती है, एक सतलज और एक व्यास। रावी जो नदी है वो इंडो पाक बॉर्डर में बहती है, ठीक है। और चेनाब और झेलम जो है ये पाकिस्तान के पंजाब स्टेट में बहती है और ये सभी 5 नदियां जो है इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। आज हम बिल, एक्ट और ऑर्डिनेंस के बीच का डिफरेंस जानेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉ बनाने का काम किसका होता है। लॉ बनाने का काम है हमारा पार्लियामेंट का। और पार्लियामेंट में कौन कौन कंसिस्ट करते हैं? लोकसभा, जिसे बोला जाता है लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा यानी अपर हाउस, और प्रेसिडेंट, ये 3 मिलके बनते हैं पार्लियामेंट। तो देखिए, किसी भी लॉ को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट होता है। मान लीजिए सबसे पहले लोकसभा में बिल प्रेजेंट हुआ और वहाँ पर फिर सारे जो भी मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, वो लोग डिस्कस करेंगे, वोटिंग करेंगे, और जब वो लोकसभा से एक्सेप्ट हो गया तो वो फिर जाएगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा में भी सब लोग एक्सेप्ट कर लिया उसको, तब वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट भी अगर उस बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपना एसेंट दे देते हैं, तब वो बिल जो है वो बन जाएगा एक्ट, वो एक्ट बन जाएगा। और ऑर्डिनेंस क्या है? देखिए, हमारा लॉ बनाने का काम तो है दोनों हाउसेस का और प्रेसिडेंट का, लेकिन क्या ये दोनों हाउसेस हमेशा ड्यूटी पे रहते हैं? नहीं, ये हमेशा सेशन में नहीं रहते हैं। सेशन जो है वैसे ट्रेडिशनली 3 बार होता है ना, लेकिन मान लीजिए जब सेशन नहीं है, उस टाइम पे जरूरत पड़ गया कोई ऐसा लॉ बनाने का, तो तब क्या किया जाएगा? तब हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सके। प्रेसिडेंट देश की स्थिति को देखकर अकेले ही खुद लॉ बना सकते हैं। ये सेंट्रल लेवल पे ये पावर होता है प्रेसिडेंट को, और स्टेट लेवल। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में मेंशन्ड है और आर्टिकल 51A हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में इंसर्टेड है। आपको ये पता होगा कि जिस भी आर्टिकल या पार्ट के आगे A, B, C लग जाता है, यानी कि ये बाद में अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में ही बन के पूरी तरीके से तैयार हो गया था, लेकिन फिर जब भी अमेंडमेंट का जरूरत हुआ तो अमेंडमेंट होते गया, कुछ चीजें हटती गई, कुछ चीजें ऐड होती गई। तो उसी तरीके से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे, लेकिन जब 1975 में इंटरनल इमरजेंसी भारत में चला तो उस टाइम पे पहली बार गवर्नमेंट को ये लगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी होने चाहिए सिटीजन्स के लिए। तो उसी टाइम पे स्वर्ण सिंह कमेटी के कुछ रिकमेंडेशन के थ्रू ही फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था। और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को कब इंसर्ट किया गया था? 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। और इस अमेंडमेंट एक्ट में इतने ज्यादा चेंजेस हुए कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो जब ये अमेंडमेंट हुआ तो उस टाइम पे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या थी 10। बाद में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2002 में, जो कि था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उस टाइम पे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में एक और ड्यूटी ऐड कर दिया गया। तो प्रेजेंट में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या है 11।
The eighth schedule of our constitution consists of 22 languages. They are Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Malayalam, Marathi, Udiya, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu, Urdu, Sindhi, Nepali, Manipuri, Konkani, Maithili, Bodo, Dogri and Santhali. रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित हुआ था। इस एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में पारित हुआ था। इस एक्ट का असली नाम था एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, लेकिन गांधी जी ने इसे नाम दिया काला कानून का, क्योंकि यह कानून था ही वैसा। इसमें था बेसिकली ये कि अगर अंग्रेज को किसी भी भारतीय पर शक होता है कि वो रिवोल्ट वगैरह कर सकता है, तो सिर्फ शक के आधार पे वो उसको बिना ट्रायल के 2 साल के लिए गिरफ्तार कर सकता है। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, ये घटना हुई थी 20 जून 1756 में। इस समय बंगाल में फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ये दोनों ट्रेडिंग कर रहे थे और ये दोनों फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिए थे, किलेबंदी करना शुरू कर दिए थे। तो इससे उस समय के जो वहाँ के नवाब थे सिराजुद्दौला, वो खुश नहीं थे। तो उन्होंने फ्रेंच को और ब्रिटिशर्स दोनों को कहा कि ये फोर्टिफिकेशन बंद कीजिए। फ्रेंच तो मान गए लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं माने। तो इस वजह से सिराजुद्दौला ने एक आर्मी बनाई और आर्मी को भेजा ईस्ट इंडिया कंपनी पर आक्रमण करने के लिए। तो फोर्ट विलियम पर ही आक्रमण कर दिया नवाब की सेना ने। अब बहुत से ब्रिटिशर्स जो है वो तो भाग गए, लेकिन 146 ब्रिटिशर्स जो है फोर्ट विलियम्स में ही फंसे रह गए और उन्हें फोर्ट विलियम के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था, जहां पर कोई भी हवा का स्रोत नहीं था। तो ऐसे में सफोकेशन की वजह से रात भर में ही 146 ब्रिटिशर्स में से 123 ब्रिटिशर्स जो है मर गए सफोकेशन की वजह से। तो ये जो घटना है यही हमारे इतिहास में कहलाई ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता।